मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंटरेस्टिंग खबरें हैं आज कोर्ट से भी, और उसके अलावा भी खान साहब ने भी कुछ अहम बातें की हैं। जेल में आज अडयाला जेल में जो समाअत हुई थी अलकादिर ट्रस्ट केस की, उस हवाले से भी। फिर उसके साथ साथ काजी फायज ईसा साहब ने आज समाअत की। फैसल वावडा साहब को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन आज माजरत भी की उन्होंने। ये भी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की बात करेंगे, जिन्होंने जैसे मैंने कल भी आपसे कहा था कि बाकायदा स्टैंड लिया हुआ है, और अब वो भी टफ टाइम दे रहे हैं इस वक्त हुकूमत को। गैर कानूनी कोई भी काम ना करने दे रहे हैं, ना कर रहे हैं। और जजेस की तैनाती के हवाले से जो उनकी रिजर्वेशंस थी, उसके ऊपर आज उन्होंने हुकूमती वज़रा को बुला लिया था। तो क्या उनकी बातचीत हुई है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। केपी एक और स्टेप आगे नज़र आया आज, और केपी ने गंदम की ख़रीदारी का आगाज़ कर दिया है। इससे कुछ रिलीफ मिलेगा गंदम को जो बेचना चाहते हैं किसान पंजाब में। और फिर उसके बाद ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से जो PMLN के लोग हैं वो कैदियों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं खान साहब के अगेंस्ट। क्या उनकी इसमें कोशिश कामयाब होगी या नहीं, तो काफ़ी कुछ है जी। लेकिन मरीम नवाज़ की आज यूनिफॉर्म में दोबारा जो उन्होंने कोशिश की है तवज्जो हासिल करने की, इसके ऊपर भी थोड़ा कमेंट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ ही यहीं से करते हैं कि आज सबसे पहले जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात करेंगे, जिन्होंने फैसल वावडा साहब को तौहीन अदालत के मामले में बुलाया था। और उनके खैर वकला पेश हुए, यानी वो खुद तो पेश नहीं हुए। अब उन्हें अगले जो हियरिंग है उसके लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि ज़ाती हैसियत में पेश हों। आज की जो हियरिंग थी इस मामले के ऊपर, उसमें बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि जी होना ये चाहिए था कि अगर आपको लगा कि किसी ने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उसने बड़ा तजावुज़ किया है या तौहीन की है जजेस की, या उनके ऊपर कोई अटैक करके उन्हें कोई धमकियाँ दी हैं, तो आपका रवैया तो बड़ा जारहाना होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ऐसी थी कि जज साहब एज़ यूजुअल मीडिया की गलतियाँ निकाल रहे थे कि मीडिया ऐसे करता है, मीडिया वैसे करता है। मुझ पर सबसे ज़्यादा तनकीद हुई है। फिर अपनी उनको जो दुख भरी दास्तान है सबसे पहले वो याद आ जाती है कि सबसे ज़्यादा तो मुझ पर तनकीद हुई, मैंने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। अब ये इतनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है कि इसके ऊपर बंदा क्या बात करे। पहली बात तो ये कि ये बात दुरुस्त है कि आपके ऊपर बड़ी तनकीद हुई, लेकिन ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि आपके ऊपर ज़्यादातर तनकीद बिल्कुल जायज़ हुई, क्योंकि तनकीद आपकी ज़ात पे नहीं सिर्फ हो रही थी, आपके फैसले पर हो रही थी, जो आपने बल्ले के निशान का फैसला किया, फिर जो आप लोगों ने ओवरऑल मुख्तलिफ ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से ये जो तोहफ़ा आपने दिया इलेक्शंस का इस कौम को, और जिस अंदाज से आपने इंसानी हुकूक की पामाली पर आंखें बंद किए रखी, और जिस तरीके से ऐसा महसूस हुआ कि आपने एक सियासी जमात को दीवार से लगाने के लिए हर कंधा फ्राहम किया, तो ये सब वो मामलात थे कि जिसके ऊपर आप पर तनकीद होना ही थी और हुई। ये बात दुरुस्त है, लेकिन क्या आपने उस पर तहम्मुल का मुजाहरा किया? अच्छा जी, अगर ऐसा था तो फिर वो जो FIA ने एक JIT बनाई थी और जिसके तहत कुछ 500 के करीब लोगों के नाम थे लिस्ट में, और जिसमें फिर हमने मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हजरात हैं उनको नोटिस भी जारी होते देखे, और फिर ये जो असद तूर साहब गिरफ्तार रहे फजूल में कितने दिन, तो ये सब क्या था जज साहब? ये आपकी तहम्मुल मिजाजी थी? अगर ये आपकी तहम्मुल मिजाजी थी तो फिर हम किसको समझें कि आप जब एग्रेसिव होंगे तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये एक अजीबो गरीब मामला था। लेकिन आज के दिन भी बजाय इसके कि वो अपने जजेस के साथ खड़े होते नजर आते और बाकायदा कहते कि किस तरह से आप हमारे जजेस को धमका सकते हैं, उल्टा आप ऐसा लगा कि अपने ही फपोले फोड़ने लग गए कि जनाब मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। और फिर सारी गुफ्तगू करके बड़ा होम्योपैथिक सा आज का उनका सारा स्टांस था, जिसके बाद आखिर में उन्होंने बड़े माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा कि आई एम सॉरी, वी हैव टू इशू क्या शो कॉज नोटिस। यानी आप शो कॉज नोटिस भी अगर जारी कर रहे हैं तो वो भी आप बाकायदा बड़े माजरत ख्वाहाना अंदाज में जारी करें कि भाई सॉरी हमें ये करना पड़ेगा। तो ये तो सूरत हाल थी। तो मुझे तो मैंने पहले भी आपसे ये बात की थी कि ये जो सारा सुओ मोटो का मामला लग रहा है, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे घर की बात घर में ही ख़त्म हो जाए, कोई और बुलाए और वो कोई सख्त फैसला करे, इससे बेहतर है मैं ही बुला लूँ और हल्की फुल्की 2-4 बातें सुना के मामला रफा दफा कर दूँ। तो कुछ मुझे ऐसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है इस मामले की जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने सुओ मोटो लिया है। तो बहरहाल अजीबो गरीब ये मामला है, लेकिन ऐसा ही है जी। यही वजह है कि मुस्तफ़ा कमाल हों, फैसल वावडा हों, ओन चौधरी हों, बहुत सारे ऐसे आकर जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ज़्यादातर ये वही लोग
जो या तो खुद फॉर्म 47 पर मुंतखब हुए हैं या फिर फॉर्म 47 वालों ने इन्हें मुंतखब किया है जो सेनेटर हैं, तो फिर उनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे? ये तो सीधा सीधा क्लैश है ना, ये तो अदलिया को दबाएंगे कि अगर आज़ाद अदलिया होगी तो इन लोगों को तो घर जाना पड़ जाएगा। तो यही हमें सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। बहरहाल जी, आज के दिन की एक अहम स्टोरी ये भी है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो कल के रोज़ हलफ उठाएंगे एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वजह यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो छुट्टी पर जा रहे हैं, रुखसत पर जा रहे हैं, जिसके बाद जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं उनकी गैर हाज़िरी में कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो बहुत सारे लोगों का तो ख्याल है कि जी शायद कोई प्रो पीटीआई जज हैं। अभी तक मुझे तो ऐसा कोई फैसला नज़र नहीं आ रहा जिससे मैं ये समझूं कि वो प्रो पीटीआई हैं या नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि उनके एक दो फैसले बड़े इम्पॉर्टेंट थे, जैसे मिलिट्री कोर्ट्स का फ़ैसला या इलेक्शंस वाला फ़ैसला या बहुत सारी जगहों पे हेयरिंग्स में जो मैंने उनके सवालात देखे तो मुझे तो वो बड़े ज़हीन जज लगे। और वी होप कि अच्छे क्रेडिबल जजेस जो हैं वो आगे ऊपर आएँ और आकर अपनी जो अदलिया है उसका वक़ार बहाल करें, उसकी साख बहाल करें। तो मुनीब अख्तर साहब जी कुछ अरसे के लिए अब चीफ जस्टिस हैं, देखते हैं कि वो इस वक्त को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। इंटरेस्टिंग खबर है। लेकिन इसके साथ साथ जी इमरान खान साहब ने भी आज कुछ बातें की हैं अडियाला जेल में। अडियाला जेल में भी आज उन्होंने चीफ जस्टिस के हवाले से ये रिमार्क्स दिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इनफरादी और शख्सी फैसले पूरे निज़ाम अदल को अवाम में साख मजरूह करने का सबब बन रहे हैं। और ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि जो पिछले कुछ अरसे में अदलिया के फैसले आए उससे अवाम का एतमाद इस पूरे इदारे के ऊपर मुतज़लज़ल हुआ, उठा और लोग इसको एक डिस्क्रेडिट इदारा ही समझते रहे। ये अलग बात है कि उसके बाद 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं और फिर थ्रू आउट हमने अब आहिस्ता आहिस्ता देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी, फिर उधर से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी, तो ये सब लोग अब स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद उम्मीद है कि दोबारा अदलिया के ऊपर लोगों का एतमाद थोड़ा बहाल हो। लेकिन ये लोग हैं जो कम अज़ कम अपने काम में मुदाखलत के ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठा रहे हैं, भले उसके नतीजे में उनकी किरदार कुशी की जा रही है, किसी के खिलाफ रेफरेंस लाए जा रहे हैं, किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं। मकसद वही है कि उनको डरा धमका के पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जाए, जो कि वो फ़िलहाल नहीं हो रहे। तो बहरहाल जी खान साहब ने इसके अलावा भी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बड़े दबंग जज हैं तो फिर 8 फरवरी और 9 मई का जो हमारा केस है वो क्यों नहीं सुन रहे, क्या वजह है कि हमारी पिटिशंस जो हैं वो उन्होंने समाअत के लिए फ़िक्स नहीं की। फिर उन्होंने ये भी बताया गया है कि जी अब्दुल हसनात जो जज साहब थे जिन्होंने साइफर केस का फैसला दिया, और फिर जज कुदरतुल्लाह जो इद्दत केस का फैसला देने वाले हैं या उसकी हेयरिंग कर रहे हैं, इन दोनों जज साहिबान के हवाले से भी रेफरेंस दायर करने की हिदायत की है और कहा है कि हम सोच रहे हैं कि इसके ऊपर इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। तो खान साहब जो हैं वो बड़े कैटेगोरिकली इस मामले के ऊपर अब देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने मामला जो अदलिया के हवाले से हैं, क्योंकि स्टिल नज़र तो ये आ रहा है कि खान साहब को अभी जेल में रखने का प्लान है, अगरचे ये मुकदमात जो हैं जिस तरह से बुरी तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं हाई कोर्ट्स में जाकर, वो सब देख रहे हैं। तो आज इस बारे में भी कुछ बात हुई है कि जो अडियाला जेल में अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत जारी है, जिसमें खान साहब को ज़मानत तो मिल चुकी है लेकिन ट्रायल तो इसका अडियाला में जारी ही है। तो इसके ऊपर आज पहले खबर यह आई कि जो बुशरा बीबी साहिबा हैं उन्होंने भी बड़ा गुस्सा किया कि पिछली समाअत भी मुलतवी हुई तो बताया नहीं गया, और फिर उन्होंने जज साहब पर अदम एतमाद का इजहार भी किया। खबर यह आ रही थी कि जी जज साहब पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया, लेकिन फिर उसके बाद खबर यह आई कि वो एतराज़ वापस लेके अब ये दरख्वास्त की गई है कि तेज़ी से ये जो ट्रायल चल रहा है अलकादिर का, ये इस तरह से तेज़ी से ना चलाया जाए, इस तरह इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। 2-2 हफ्तों की कम अज़ कम पेशी का वक्त होना चाहिए, यानी 2-2 हफ्तों के बाद इसकी समाअत फ़िक्स की जाए, तो इस प्रोसेस को ज़रा स्लो किया जाए। दूसरी तरफ मकसद ये नज़र आ रहा था कि तेज़ी से इस पे समातें हों, तेज़ी से सज़ा सुना दी जाए, ताकि जब तक इमरान खान की साइफर और इद्दत केस की सज़ा ख़त्म हो वहाँ पर अलकादिर में उनको सज़ा सुना दी जाए, ताकि उनको जेल में रखा जा सके, और फिर उसके बाद गर्मियों की छुट्टियाँ आ जाएं तो फिर वैसे ही उनकी अपील जो है वो पेंडिंग पड़ी रहेगी। तो ये सारा प्लान जो है उसको खान साहब ने थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए ये ऐसा नज़र आ रहा है कि दरख्वास्त दायर की है कि इस अलकादिर ट्रस्ट केस का जो ट्रायल है उसको ज़रा स्लो किया जाए, ये बहुत तेज़ी से आगे चल रहा है। अब इसके ऊपर होगा क्या, ये तो अब अगली हेयरिंग पे पता चलेगा, फिलहाल तो दरख्वास्त उनकी रख ली गई है। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि
लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब क्या कर रहे हैं। मैंने आपको कई दफ़ा वीलॉग्स में बताया है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस की तैनाती के मामले पर हुकूमत जो है वो उनसे तंग है, क्योंकि वो क्रेडिबल जजेस को अपॉइंट करना चाह रहे हैं, जबकि हुकूमत नहीं चाह रही है कि वहाँ पर ये अपॉइंटमेंट्स हों। इसी तरह से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर भी उन्होंने जो बड़े अच्छी शोहरत रखने वाले जजेस हैं उनके नाम भेजे थे, जो कॉम्पिटेंट भी हैं और अच्छी शोहरत वाले भी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उनकी अपॉइंटमेंट भी नहीं कर रहा इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजेस के तौर पर। तो इस मामले के ऊपर उन्हें दबाव का सामना करना पड़ रहा है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को। बहरहाल वो दबाव में आने वाले नहीं बल्कि वो दबाव डाल रहे हैं। मलिक अहमद शहजाद साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आज हुकूमती वज़रा को बुला लिया था। तो आज वज़ीर क़ानून पंजाब के और साथ साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी अदालत में पेश हुई और फिर जज साहब ने उनसे कहा कि आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं बताया जा रहा कि जो मैं अपॉइंटमेंट्स के लिए नाम भेज रहा हूँ वो क्यों नहीं अपॉइंट किए जा रहे, काम रुका हुआ है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी आप हमें पैनल बनाकर भेज दें तो हम उसके ऊपर अपॉइंटमेंट कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे कानून दिखा दें कि किधर लिखा है कि मैंने हुकूमत को पैनल बना के भेजना है, ये तो कानून में कहीं तहरीर नहीं है, तो इस बात के लिए आप मुझे क्यों मजबूर कर रहे हैं। इसी तरीके से उन्होंने उनके ऊपर कहा कि अगर आपने इसके ऊपर फर्दर डिले किया तो फिर मैं वज़ीर आला को भी बुला सकता था, लेकिन मैंने कोई तजावुज़ करने की कोशिश नहीं की। मैं आपके साथ ताउन कर रहा हूँ लेकिन हुकूमत मेरे साथ ताउन क्यों नहीं कर रही, क्यों जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि हम आपसे चैम्बर में मिलना चाहते हैं, हम चैम्बर में कोई बातचीत करना चाहते हैं, वहाँ पे मामला तय कर लेते हैं। तो इस पर भी उन्होंने इस दरख्वास्त को भी, यानी चैम्बर में मिलने वाली दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा कि जो भी मुशावरत करनी है आप यहाँ खुली अदालत में कर लें, ये जो इस वक्त भी हम बातचीत कर रहे हैं ये मुशावरत ही है। तो ये वही मुझे गेम नज़र आ रही थी जो आपको एक नज़र आती है शरीफ फैमिली में, ख़ास तौर पर कि जी चैम्बर में जाके कुछ उनसे सेटलमेंट कर ली जाए, लेकिन उन्होंने इस सेटलमेंट से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जी जो भी बात करनी है खुली अदालत में करें और बात आपने क्या करनी है, मैं लॉ के मुताबिक आपको नाम भेज रहा हूँ, आप अपॉइंट करें। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल तो समाअत मुलतवी हो गई अगले वीक तक, लेकिन देखते हैं कि इस मामले के ऊपर क्या होता है, क्योंकि हुकूमत को अल्टीमेटली बज़ाहिर कानूनी तौर पर तो उनकी बात माननी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ जी आज एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट खबर है, वो ये कि जो मामला है जनाब, अच्छा ये मैं बता दूं कि 20 मई तक उनको जो है सिर्फ मोहलत मिली है मरियम औरंगज़ेब साहिबा को, तो बिल्कुल 1-2 दिन का ही टाइम दिया है, जज साहब ने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। अब जी आपको ये बता दें कि जो कैदी हैं उनकी तरफ से एक खबर सामने आई कि जी कैदियों ने कहा है कि इमरान खान साहब को जो बड़ी VIP सहूलियात मिली हुई हैं जेल में, तो हमें भी वो सहूलियात दी जाएं। तो ये एक इन्होंने स्टंट करने की कोशिश की है बेसिकली। मेरा नहीं ख्याल है कि कैदियों को कोई इतना शऊर भी होगा और इतनी कोई उनकी कोशिश होगी कि वाकई वो इमरान खान वाली सहूलतें मांग रहे हों। ये वजह क्या है इस पर? पहली बात तो ये कि इमरान खान के पास कौन सी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सहूलतें हैं, पहले तो इस बात का तयन करना होगा। ये कि उनके पास एक आधी कोई एक्सरसाइज की मशीन है, यही एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सहूलत है, बाकी तो उनका कोई ख़ास ऐसा ना तो कोई बहुत कोई आलीशान किस्म का उनका सेल है, ना कोई उसमें बहुत आलीशान किस्म की उनका फर्नीचर पड़ा हुआ है, ना कोई उन्हें बहुत एक्स्ट्रा सहूलतें हैं। तो ये समझ नहीं आ रही कि किस बात को ये एक्स्ट्रा सहूलतें कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपका कानून है उसके मुताबिक भी जो आपके साबिक़ वज़राए आज़म होते हैं उनको B क्लास की सहूलत मिलती है आमतौर पर, और वही सहूलत जो B क्लास की होती है वही खान साहब को मिली हुई है। तो क्या तमाम कैदियों को B क्लास की सहूलत मिल सकती है? अगर तो मिल सकती है तो भाई ज़रूर तमाम कैदियों को दे दें। तो कानून के मुताबिक ही चलना है ना, कैदियों की फरमाइश के मुताबिक तो नहीं आप चल रहे होते। तीसरी बात यह है कि ये बात कह रहे हैं कि जनाब या फिर आप कानून बदल दें। वैसे ही आप कहते हैं कि जी सबका एक जैसा ही मामला होगा, सबको एक तरह से ट्रीट किया जाएगा, तो वो एक अलग बात है। इसके साथ साथ जी ये इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ये तमाम लोग जो ये सोच रहे थे कि खान जेल नहीं काट सकेगा, खान 2 दिन में घबरा जाएगा, खान माफ़ी मांग लेगा और ये बिल्कुल पाँव में पड़ा होगा कि जेल नहीं काट सकेगा, तो इनका ये वाला जो पूरा एक नज़रिया था, जो ख्वाब था, वो बिल्कुल धड़ाम से चकनाचूर हो गया। क्योंकि खान साहब ना सिर्फ ये कि जेल उन्होंने काट ली बल्कि बड़ी बहादुरी और हिम्मत के साथ काट ली, कोई शिकायत भी नहीं की। तो अब इसलिए ये सिर्फ अपनी खिफ़त मिटाने के लिए कि जनाब असल में वो इसलिए शिकायत नहीं कर रहे क्योंकि उनकी तो जेल ही बड़ी VIP है, उनकी तो जेल बड़ी लग्जरी है, वो तो बड़े सुकून से वहाँ बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ अरसे से जो इनके टाउट सहाफ़ी हैं वो भी बार बार ये बातें कर रहे होते हैं कि जी उनको जितनी सहूलतें मिली हुई हैं ये वो, तो इस तरह की जेल तो बंदा काट ही लेता है। तो ये बेसिकली उस बयानिए को अब प्रमोट करने की कोशिश है कि जी उनको चूँकि बड़ी सहूलतें मिली हुई हैं इसलिए वो आराम से बैठे हुए हैं, इसलिए वो बड़े
بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں وغیرہ. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اتنی کوئی خاص ایکسٹرا آرڈنری بھی نہیں ہے. اب یہ ٹھیک ہے کہ جو شروع میں انہیں سختی تھی وہ اس کا بھی سامنا نہیں ہے. ملاقاتیں بھی اب ان کی کمپیریٹیولی کافی ہو جاتی ہیں اپنے وکلا سے بھی, سیاستدانوں سے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی رہنے کا بھی ایک معاملہ ہے وہ ایک مناسب قسم کا ہے حساب کتاب. تو کوئی اس طرح کی انہیں تکلیف اب نہیں ہے جیسے شروع میں تھی. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بڑی لگژری قسم کی ان کی جیل ہے. تو یہ اب صرف ایک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش ہے, اس کے علاوہ بظاہر اس میں کوئی بات نظر نہیں آتی. ایک اچھی چیز جو ہے وہ یہ کہ خیبر پختونخوا نے جو کسان ہیں پنجاب کے ان سے گندم کی خریداری کا فیصلہ کر لیا ہے, اور اب سے آن ورڈز 3900 روپے فی من کے حساب سے گندم آج کے دن سے خریدی جانا شروع کر دی ہے. تو یہ ایک اچھا جیسچر ہے کے پی کا کہ اپنی جو ان کے اپنے کسان تھے ان سے خریدنے کے بعد جو ایکسٹرا ان کا ہدف تھا وہ پنجاب کے لوگوں سے خرید رہے ہیں. تو کچھ حد تک جو پنجاب کا کسان بیچارہ رول رہا ہے اس کو تھوڑا بہت اس میں ریلیف ضرور ملے گا کہ کچھ ان کی گندم خریدی جائے گی. لیکن اس کے اوپر بھی عظمہ بخاری صاحبہ کی طرف سے یہ جو ایک تانا مارا گیا یہ بڑا افسوسناک ہے کہ جناب اگر ہم ان کو گندم نہ دیں کے پی والوں کو تو ان کو تو 50 روپے کی روٹی ملے. بھئی یعنی شرم کا مقام ہے کہ ایک طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنے کسانوں سے گندم نہیں خریدنی, اور اگر اب کوئی دوسرا خریدنے آ گیا ہے تو الٹا آپ اس سے تانے بازی کر رہے ہیں کہ ہاں اگر ہم نہ دیں تو تم تو بھائی 50 روپے میں روٹی بیچو. تو آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ کم از کم آپ کے کسانوں کا کوئی پرسانے حال تو ہے, کوئی تو ان سے گندم خرید رہا ہے. اگر آپ لوگوں نے ان کو لات مار دی ہے تو کوئی دوسری طرف تو ان کا ہاتھ تھام رہا ہے. لیکن یہاں پر احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہر چیز میں صرف ان کو اپنا ایک سیاسی بیانیہ جو ہے اسی کو پروموٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ریشنل تھنکنگ تو ہے نہیں جو ان کے پاس نظر آئے. اور اسی کا یہ شاخسانہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر مریم بی بی جو ہر روز کچھ نہ کچھ کرنے کی آڑ میں, نیا کرنے کی آڑ میں کچھ ایسا کرتی ہیں کہ جس کے اوپر الٹا بندہ حیران ہی ہوتا ہے. تو اب کل سے ہم دیکھ رہے تھے خان صاحب کی جو تصویر ہے بڑی وائرل ہوئی تھی, لوگوں نے اس کے اوپر کیا کیا اس کے بعد ٹرینڈ نہیں بنا لیے, کپڑے اس طرح کے پہن کے تصویریں لگا دیں, کسی نے اس کی جناب وہ پرنٹ نکال کے فوٹو فریم میں اس کو سجا لیا, کسی نے اس کو موبائل کا کور بنا دیا, کسی نے اس کے اوپر مٹھائیاں بانٹ دی, کسی نے چائے خانوں کے اوپر وہ بڑے بڑے پوسٹر لگا دیے. تو ہر کسی نے اس پر ایک الگ قسم کی محبت کا اظہار کیا. اب یہ جو محبت ہے یہ کسی کسی لیڈر کو نصیب ہوتی ہے, اور اس کے لیے آپ کو ایک کریکٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے, اس کے لیے آپ کے پاس وہ ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے, وہ قربانی دینے کا جذبہ ہونا چاہیے جو کہ ہے خان صاحب کے پاس. ادھر محترمہ مریم بی بی صاحبہ لگتا ہے کافی ڈسٹرب تھیں اس سارے ایپیسوڈ سے کہ خان کی تصویر ایک تو پہلے لیک ہوئی اور پھر وہ اس طرح سے لوگوں نے اس سے محبت کا اظہار کیا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ چونکہ ایک احساس کمتری کا شکار خاتون ہیں اور ان کو ہوتا ہے کہ جی مجھے سب ڈسکس کریں, انہیں کیوں ڈسکس کریں, تو وہ آج پھر ایلیٹ پولیس کا یونیفارم پہن کے جو ہے وہ پھر ان کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے پہنچ گئیں کہ جیسے پہلے میں نے یونیفارم پہنا تھا تو لوگوں نے بڑا ڈسکس کیا, بڑی تعریف بھی ہوئی, بڑی تنقید بھی ہوئی, لیکن ڈسکس بہت ہوا. تو میں یہی کام کرتی ہوں, اس سے شاید جو عمران خان کی تصویر پہ بات چیت ہے وہ تھوڑی رک جائے. تو وہ اس طرح کا مجھے تو کوئی سٹنٹ محسوس ہو رہا تھا ان کی طرف سے یہ, ورنہ ایک دفعہ آپ نے پہن لیا تھا یونیفارم تو اس کے بعد کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی کہ آپ نے دوبارہ ضرور چڑھانی تھی یونیفارم. لیکن بظاہر ایسا لگا کہ جیسے وہ اس تاثر کو زائل کرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے بھی آج جناب یونیفارم پہن کے تقریب میں شرکت کی. لیکن انٹرسٹنگلی جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی ووٹر بڑے سیانے ہو گئے, کسی نے ان پہ زیادہ توجہ ہی نہیں کی اور اس دفعہ ان کی بھی تصویر زیادہ ڈسکس ہی نہیں ہوئی. تو اس طرح سے جو ان کا وہ ایک پبلسٹی سٹنٹ تھا وہ سارا دھرے کا دھرا رہ گیا اور لوگوں نے ان کو ٹوٹلی اگنور کیا. تو مختلف ٹک ٹاکرز کی طرح نئے نئے آئیڈیاز لانے چاہیے. پرانے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں ان پہ بار بار اس طرح کے ویوز نہیں آتے ہیں. لیکن یہ شاید مریم صاحبہ جو ہیں وہ اس طرح ابھی سائنس سمجھتی نہیں ہے ٹک ٹاک کی. لیکن اصل کہانی کیا ہے؟ اصل کہانی یہ ہے بھائی, سمپل سی بات ہے کہ آپ جب اصل کام کریں گے تو ہی آپ کا نام بنے گا. یا تو آپ پولیس میں ریفارمز کریں, ان کی بہتری کے لیے اقدامات کریں, اس میں جب لوگوں کو بہتری نظر آئے گی تو آٹومیٹکلی آپ کی تعریف ہوگی. آپ کے یونیفارم ان کا پہن لینے سے کوئی آپ کی تعریف نہیں ہوگی. تعریف آپ کی تب ہوگی جب کوئی کارکردگی نظر آئے گی پولیس کی, جب کوئی یہ نظر آئے گا کہ ہاں پولیس جو ہے وہ آپ کے جو یعنی آپ کی گورنمنٹ کے اندر کوئی جو ہے بڑا اس میں امپروومنٹ نظر آ گئی ہے. لیکن اس طرف دھیان نہیں ہے. دھیان کس طرف ہے؟ دھیان اس طرف ہے کہ بس سستے پبلسٹی سٹنٹ سے جو ہے وہ مشہوری مل جائے کہ واہ واہ میں بہت کام کر رہی ہوں اور یہ کچھ ہو رہا ہے. تو بہرحال آج یہ جو ان کا سٹنٹ تھا وہ کوئی اتنا زیادہ کامیاب بھی نہیں ہوا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.